हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। यानी कि अपने आप पे भरोसा रखिए, ठीक है। यही पहली सीढ़ी जो है सक्सेस की तरफ, वो अपने आप पे भरोसा है। अगर आपने जो सपना देखा आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं ये अचीव कर पाऊंगा या मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आगे आप जो भी प्रयास करेंगे वो आपके पहला जो फर्स्ट थॉट है कि क्या मैं ये शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, या शायद मैं इतना लायक नहीं हूं या इस कैपेबल नहीं हूं कि मैं वो चीज़ कर सकता हूं, तो वो फर्स्ट थॉट से ही हमेशा प्रेरित रहेंगे सारे आपके एफर्ट्स। और फिर आप जितना मर्जी हार्डवर्क करने की कोशिश करें, पहली बात तो आप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जितना मर्जी आप एफर्ट लगाना चाहें आप कर नहीं पाएंगे, आपको कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो रोकती रहेगी, ठीक है। और वो रुकावट क्या है? वही अपने आप पे अविश्वास, ठीक है। तो प्लीज़ अपने आप पे भरोसा रखिए। अगर आपने ये ड्रीम दिया है तो देखो, भरोसा नहीं करके तो इतने साल गुजार ही लिए, एक बार पूरा का पूरा विश्वास करके देख लो खुद के ऊपर, हो सकता है बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। अब देखो, हमने कुछ दिन पहले के गवर्नर की बात सुनी थी, जिसमें कहा गया था कि उनने कुछ बिल था जो उनके पास काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा था। उनको वहाँ के हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि आप इतने टाइम तक पेंडिंग नहीं रख सकते, आपको उसको ऊपर जल्द से जल्द फैसला लेके उसको वापस करना पड़ेगा, या तो फिर आप उसको अग्री करो, अगर नहीं अग्री करते हो, आपको कुछ पॉइंट्स पे मतभेद है, तो उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेजो, ठीक है। सेम अभी सिचुएशन हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर्स को रिमाइंडर देते हुए कहा है कि गवर्नर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में उनसे ये उम्मीद की जाती है, ये उनसे कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से उनसे ये उम्मीद रखी जाती है कि वो किसी भी बिल के ऊपर डिसीजन लेके उस बिल को रिटर्न करेंगे स्टेट असेंबली को रिकंसिडरेशन के लिए, और ये जो फैसला है ये जल्द से जल्द होना चाहिए। अगर उनको दोबारा फैसला देना है कि हाँ आप दोबारा इस पर विचार करो, तो उनको जल्द से जल्द वो बिल वापस भेजना है। आज मेरे पास बिल आया। अब देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं बताई हुई कि किसी गवर्नर को या किसी प्रेसिडेंट को इतने ही दिन में वापस भेजना है, ऐसा कुछ फिक्स टाइमलाइन नहीं दी। लेकिन ये हमारी प्राथमिकता बनती है, क्योंकि कोई भी बिल है वो या तो समाज कल्याण के लिए या कोई ऐसी पॉलिसी होगी जिससे हमारी सोसाइटी का भला हो सकता है या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होगी, राइट। तो आप किसी भी पॉलिसी को, अगर आप उसके किसी भी विचार में सहमत नहीं हैं, तो आप उसको अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकते। आपको जो भी पॉइंट्स लग रहे हैं कि आपको ये पॉइंट्स मंजूर नहीं है, तो आप उनको वापस स्टेट असेंबली के पास भेजिए। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि गवर्नर जो है वो एक इंडिविजुअल है, ठीक है, लेकिन जो स्टेट असेंबली है उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग पार्टीज के लोग हैं। अगर कोई बिल स्टेट असेंबली से पास होकर आया है गवर्नर के पास, अब देखो, गवर्नर का अपना नज़रिया हो सकता है, वो हो सकता है कई बार अनबायस्ड हो, लेकिन जब 50 to 60 लोगों ने किसी बिल को स्वीकृति देके भेजा है, दैट मीन्स वो अनबायस्ड होगा, उम्मीद की जाती है कि वो अनबायस्ड होगा। तो गवर्नमेंट को अपना विचार उसके ऊपर थोपना नहीं चाहिए, अपना जो नज़रिया है वो उसके ऊपर थोपना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या, हमारा जो आर्टिकल 200 है उसके प्रोविजंस के ऊपर अटेंशन ले आया। उसमें कहा गया है कि कन्वे अ सेंस ऑफ इमीडिएसी, मतलब कितना जल्दी आपको बिल को रिटर्न करना चाहिए, वो एक अर्जेंट, क्योंकि वो एक अर्जेंट काम है, तो उसमें इमीडिएसी का एक सेंस है, कि अर्जेंसी का सेंस है कि अर्जेंटली आपको भेजना चाहिए। द एक्सप्रेशन एज सुन एज पॉसिबल कंटेन्स सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेंट एंड मस्ट बी बोर्न इन माइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। यानी कि जो भी संवैधानिक अधिकारी हैं उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एज सुन एज पॉसिबल का मतलब क्या होता है, कि इसकी संवैधानिक तौर पे बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है, और संवैधानिक तौर पे, सामाजिक तौर पे भी, नैतिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है। तो आपको उसी जल्दबाजी में, उसी अर्जेंसी के साथ में, जल्दबाजी नहीं करनी है,
आप ध्यान से आराम से पढ़िए, पढ़ा आपने, आपको नहीं पसंद आया, आपको कुछ पॉइंट्स लग रहे हैं कि इन पे दोबारा डिस्कशन हो सकता है, आप जल्दी उसको भेजिए। आप जितना डिले करेंगे, हो सकता है कई बार सेशन खत्म हो जाते हैं उनके, राइट, आप उसके बाद भेज रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, वो अगले 6 महीने के लिए बंद रहेगा, तो उसके बाद विचार होगा उस बिल के ऊपर, राइट। जबकि कोई भी बिल अगर बनाया जा रहा है तो उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए, राइट। This effectively means it would be constitutionally impermissible for governors to hold on to bills indefinitely without communicating their decision to the House। यानी कि इसका सब साफ तौर पे मतलब यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो गवर्नर्स के को इसकी इजाज़त नहीं है कि वो किसी भी बिल को अपने पास अनिश्चित काल तक रोक के रख ले, ठीक है, और अपना जो भी फैसला है, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, उसको जो हाउस है उसको कन्वे ना करे, ठीक है। सबसे बेहतर तरीका है कि आपको कोई चीज, आपके पास बिल आया, आपको नहीं अच्छा लगा, आपने कन्वे कर दिया कि जी ये पॉइंट्स मुझे सही नहीं है, इनके ऊपर आप दोबारा से विचार कीजिए, दोबारा से डिस्कशन कीजिए। अगर वो फिर भेजते हैं, और वैसे प्रेसिडेंट के पास होता है कि थर्ड टाइम उनको बिल पास करना ही होता है, राइट, तो वैसे ही यहाँ पे होना चाहिए। आप इनडेफिनेट टाइम तक की नहीं, अनिश्चित काल तक आपने रोक के रखा है कि ठीक है दे देंगे, जब मेरा मन करेगा मैं दे दूंगा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, राइट। The Telangana governor, Dr. Tamilisai Sundararajan, against whose apparent inaction on several bills the state had approached the court। जो ये सारा मसला है ये किस केस के ऊपर आया है? डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन के केस के ऊपर, जो कि तेलंगाना की गवर्नर है। कथित तौर पे ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारे बिल्स जो हैं वो होल्ड करके रखे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिस वजह से राज्य सरकार को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। कम्युनिकेटेड टू द कोर्ट, लेकिन उन्होंने इस कोर्ट में जवाब दिया दैट नो बिल्स वर पेंडिंग विद हर, कि मेरे पास कोई भी पेंडिंग बिल नहीं है, एंड दैट शी हैड रिटर्न 2 बिल्स फॉर रिकंसिडरेशन, और उन्होंने 2 बिल जो है रिकंसिडरेशन के लिए भेजे थे, वाइल सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन द फ्यू अदर्स, और कुछ और बाकी जो थे उनके ऊपर आगे और जानकारी उन्होंने मांगी थी, ठीक है, कि कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं उनको लग रहा हो कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कैसे करेंगे, आप बताओ, आपने लिख तो दिया कि हम उनको रीइंबर्स करने वाले हैं, जैसे राजस्थान में अभी हुआ, बिल पास हुआ, बोल दिया कि रीइंबर्स किया जाएगा डॉक्टर्स को, लेकिन क्लैरिटी नहीं है किस तरीके से रीइंबर्स किया जाएगा। हो सकता है उन्होंने मांग लिया हो गवर्नर ने कि आप बताओ मुझे कैसे करेंगे हम रीइंबर्स, क्या प्रोसेस रहेगा, तो उनने फर्दर उसके ऊपर इंफॉर्मेशन मांगी है, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस द कोर्ट डिस्पोज ऑफ द पिटिशन, और इसके ऊपर उनके जवाब के बुनियाद पे कोर्ट ने इस पिटिशन को खारिज कर दिया। लेकिन जो ये मसला है कि गवर्नर्स इनडेफिनेट टाइम तक अपने पास रोक के रखते हैं, इसके ऊपर और भी अगर कोई सवाल आता है तो उसके लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं, ओपन कंसिडरेशन, मतलब उनने उसके लिए ओपन रखा है कंसिडरेशन के लिए कि आप हमें अप्रोच करें, ठीक है, क्योंकि ये मसला अभी खत्म नहीं हुआ है। द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन एड्रेसेस द इशू ऑफ डिले, कोर्ट ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन में पाया कि डिले होता है, बट इट इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी, लेकिन जो ये पूरा मसला है, पूरी जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है, ये इसका सिर्फ एक पहलू है, अभी इसमें और पहलू बाकी हैं। The issue of granting assent is seen in most parliamentary democracies as a formality, कि गवर्नर ने इसको मंजूरी देनी है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी भर है, क्योंकि देखो जैसे प्रेसिडेंट के पास होता है कि 3 टाइम्स उसके पास जाता है प्रेसिडेंट के पास, वो 3 बारी उसको, जब उनके पास तीसरी बारी आ गया तो उनको उसके ऊपर साइन करने ही पड़ेंगे बिल के ऊपर, राइट। तो एक औपचारिकता होगी, हो सकता है कि उनने जैसे फर्स्ट टाइम आया तो उनको 2 पॉइंट्स थे जो ठीक नहीं लग रहे थे, ठीक है, उन 2 पॉइंट्स में से सरकार ने क्या किया कि हमने एक के अंदर चेंज कर दिया, बिल वापस भेज दिया। अब वो फर्स्ट पॉइंट तो वैसे का वैसा ही है, फिर उनने वापस भेजा, सरकार ने उसमें फर्स्ट पॉइंट में चेंज करा, बट वो अपने अकॉर्डिंग चेंज करा कि जिससे जो फर्स्ट पॉइंट है वो और ज्यादा जटिल हो गया। अब थर्ड टाइम तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा ना, वो उसको चेंज नहीं करवा सकते, तो थर्ड टाइम अब प्रेसिडेंट के बस में नहीं रह गया कि अब मैं क्या करूं, राइट। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो इसकी कि आपको इसमें मंजूरी देनी है, वो पार्लियामेंट्री ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में एक सिर्फ औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, बट peculiar discretionary powers with which governors are clothed in India have given much scope for controversy। लेकिन ये बड़े ही
बुरी या घटिया कह लें, घटिया तरीके की उनकी इंडिविजुअल पावर्स, उनको पावर्स का कपड़ा एक तरह से उनको खाल पहनाए गए। असल में उनके पास पावर कुछ नहीं है, रिमोट कंट्रोल तो सरकार के हाथ में ही है, बट उनको एक पावर का जामा पहना दिया गया है कि और जिसकी वजह से अब वो गवर्नर सोचते हैं कि मेरे पास पावर है, ठीक है, सरकार सोचती है कि तुम तो हमारे अधीन चलोगे, ठीक है। इस तरीके की कंट्रोवर्सी, तो फिर ऐसे इस तरीके की कंट्रोवर्सीज होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही अपनी पावर एनवाइसेज करना चाहते हैं, दोनों ही अपनी अपनी पावर दिखाना चाहते हैं, जबकि गवर्नर के पास फॉर्मेलिटी भर की पावर है, ठीक है। द गवर्नर्स पावर टू विद होल्ड असेंट और रिटर्न अ बिल, कि गवर्नमेंट के पास जो पावर है कि वो किसी अपने मंजूरी को रोक के रखें कि नहीं मैं स्वीकृति नहीं दे रहा, या किसी बिल को पुनर्विचार के लिए भेजें विद अ मैसेज फॉर रिकंसिडरेशन इज सीन एज डिस्क्रिशनरी। ये डिस्क्रिशनरी मानी जाती है। इसका मतलब होता है कि उनका अपना विचार है ये। जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल है, वो अपने नज़रिए से कोई चीज़ देख सकता है, लेकिन सरकार जो है, जहाँ पे इतने सारे व्यक्ति होते हैं अलग अलग नज़रिए के, अलग अलग सोच के, एक असेंबली के अंदर बैठे होते हैं, कांग्रेस पार्टी का सॉरी टोटली नजरिया अलग है, बीजेपी का टोटल अलग है, ठीक है। आप आम आदमी पार्टी अलग नजरिए से सोचती है, सपा बसपा सब अलग अलग नजरिए से सोचते हैं, ठीक है। तो जब इतने सारे लोग अगर किसी बिल को स्वीकृति देके भेज रहे हैं, दैट मीन्स उन्होंने अपने अपने मतभेद नजरिए को साइड में रख के उस चीज को अग्री करा है कि वो समाज की भलाई के लिए। बट गवर्नर एक इंडिविजुअल पर्सन है, प्रेसिडेंट एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो हो सकता है कि वो अपना नजरिया उसके ऊपर थोपने की कोशिश करे, राइट। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि उनका जो रिकंसिडरेशन के लिए भेजना या फिर मंजूरी देना या मंजूरी को रोक के रखना, ये एक डिस्क्रिशनरी है, मतलब उनका अपना नजरिया है, ओके। In the Constituent Assembly, it was explicitly clarified that returning a bill was to be done only on advice, and that it was an enabling provision for a government to recall a pending bill in case it has second thoughts on its advisability. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में साफ तौर पे ये कहा गया था कि किसी भी बिल को अगर आपने वापस भेजना है तो वो केवल और केवल किसी मतलब एडवाइस के तौर पर होना चाहिए, ठीक है। और वो भी तब जब गवर्नमेंट को लगे कि हमने जो बिल भेजा है हम इसमें दोबारा एक पुनर्विचार करके हम कुछ और चीजें ऐड कर सकते हैं। होता है ना, कई बार हमने फॉर्म फिल कर रहे हैं, हम 2-3 दिन का टाइम लेते हैं एक फॉर्म फिल करने को, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम आज हो सकता है हम जिस मनस्थिति में वो चीजें सोच रहे हैं, अपने बारे में लिखने के बारे में सोच रहे हैं, कल हमारी मनस्थिति और बेहतर हो, ठीक है, या कल कुछ चेंज ऑफ इवेंट्स हो जाए जिस वजह से हम उसमें कुछ नए पॉइंट्स ऐड करना चाहें, राइट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को लगा कि यार हम 2-4 पॉइंट्स इसमें और ऐड कर सकते हैं, तो उन्होंने वापस बिल मंगाने के लिए गवर्नर को सलाह दे दी कि आप जी बिल वापस भेज दो, हम इसमें दोबारा से पुनर्विचार करके कुछ और पॉइंट्स ऐड करके आपको भेजेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा कि बिल अगर रिटर्न करना है तो वो केवल और केवल एडवाइस पे होना चाहिए, ठीक है, किसी इंडिविजुअल पर्सन के पर्सनल ओपिनियंस पे नहीं होना चाहिए। There are 3 clear problems associated with Article 200. अब Article 200 जो है उसके साथ 3 मुख्य बातें जुड़ी हुई हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। क्या क्या है? विच डील्स विद एसेंट टू बिल्स, और ये किसके साथ डील करती है कि आपको बिल को अगर मंजूरी देनी है तो कैसे कैसे देनी है। सबसे पहली चीज है द एब्सेंस ऑफ टाइम लिमिट फॉर एक्टिंग ऑन बिल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि आपको इतने टाइम के अंदर बिल को वापस भेजना ही भेजना है, ठीक है, पहला हो गया। द स्कोप फॉर रिजर्विंग a bill for the president's consideration against the express advice of the cabinet and claim that governor can kill any bill by declining assent। और बोलते हैं कि दूसरा जो है वो ये है कि कोई भी बिल है अगर गवर्नर के पास गया तो बिना कैबिनेट की सलाह के या कैबिनेट की सलाह के अगेंस्ट में जाकर भी गवर्नर जो है उस बिल को प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं, ठीक है, कि आप बताइए इसमें क्या करना चाहिए, मेरे को तो ये ठीक नहीं लग रहा, आप अपनी समझ से मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। और क्या हो सकता है कि गवर्नर किसी भी बिल को रद्द कर सकते हैं, यानी कि किसी भी बिल को बिल ही पूरा निरस्त कर सकते हैं कि ये बिल ही गलत है, ठीक है। और किस लिए और कैसे? बाय डिक्लाइनिंग एसेंट, मतलब उसको ना स्वीकृति ना देकर उस बिल को मना कर सकते हैं। द मिसचीफ लाइज इन द आर्टिकल 163।
which hedges the primary rule that the governor function on the aid and advice of cabinet. ठीक है, अब जो भी इसमें मिस्चीवियस जो चीजें हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि हमारा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 163, उसमें लिखा हुआ है कि उसमें कुछ बातें जो हैं वो लिखी गई हैं, जिसमें कि एक बात ये है कि गवर्नर जो है वो केवल और केवल फंक्शन करेगा एड एंड एडवाइस, यानी कि केवल और केवल कैबिनेट की सलाह पर फंक्शन करेगा। ठीक है, यानी कि गवर्नर की अपनी कोई स्वीकृति, अपनी कोई मंशा, अपनी कोई इच्छा नहीं हो सकती, वो केवल और केवल कैबिनेट की एडवाइस पे काम करेगा। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने गवर्नर्स को जितनी भी पावर्स दी थी उन सभी पावर्स को एक तरह से बाधित कर दिया कि ठीक है, आपके पास हमने पावर दे दी कि आप गवर्नर्स रूल लगा सकते हो, आपके पास हमने पावर दे दी कि आप किसी बिल को खारिज कर सकते हो, लेकिन साथ में एक हमने क्लॉज डाल दिया कि ये सब आप कैबिनेट की सलाह पर कर सकते हो। तो कैबिनेट ने जब सलाह ही नहीं देनी कि आप इस चीज को बंद करो, तो गवर्नर क्या करेंगे बेचारे। ठीक है, तो वही बोला गया ना कि उनको सिर्फ एक जामा पहना दिया गया है पावर्स का, असल में उनके पास वो पावर्स है नहीं, रिमोट से चल रहे हैं, वो रिमोट किसके हाथ में, कैबिनेट के हाथ में। With a clause that prohibits any inquiry into whether a particular matter fell within their discretion or not. ठीक है, तो ये ऐसा क्लॉज है जिसमें कोई भी इंक्वायरी नहीं हो सकती या फिर कोई भी तरीके का हम आगे जांच पड़ताल नहीं कर सकते कि कोई मैटर अगर उन्होंने मना किया है या नहीं किया है तो क्या वो अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से किया है या फिर कैबिनेट की मंजूरी से किया है। ठीक है, These provisions give abundant scope for conflict between the government and राजभवन। राजभवन वो जगह होती है जहाँ पे गवर्नर जो है वो निवास करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से अब क्योंकि देखो मतभेद हो गया, गवर्नर नहीं चाह रहे थे इस बिल को पास करना, लेकिन कैबिनेट की एडवाइस के बिना वो नहीं कर सकते मना, तो अब कैबिनेट ने एडवाइस दी कि नहीं आप करो, इसको पास करो, तो गवर्नर को पास करना पड़ा। अब जब गवर्नर ने पास कर दिया, लोगों ने बोला यार इतना खराब बिल था, एक गवर्नर हो के आपने कैसे पास कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लैश हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है गवर्नमेंट और राजभवन यानी कि गवर्नर के बीच में। ठीक है, देयर इज नो डाउट दैट दीज ऑट टू बी चेंज्ड आइदर बाय अमेंडिंग द, लेकिन यहाँ इसमें कोई भी मतभेद नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है कि इनको चेंज करना चाहिए। जो भी दोनों क्लॉजेज हैं, इन दोनों में कुछ ना कुछ चेंजेस करने चाहिए, या तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाए और थ्रू एन अप्रोप्रिएट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट की एक अच्छी खासी जो अप्रोप्रिएट याचिका हो, उनका जो फैसला हो, उसके अकॉर्डिंग इन दोनों चीज़ों को चेंज करना चाहिए, सो दैट मिसयूज ऑफ गवर्नेटोरियल डिस्क्रिशन कैन बी केप्ट इन चेक। क्योंकि जो इस तरीके का अपना मन मर्जी का रवैया है, उसका मिसयूज करने का अगर कोई भी मौका हो तो उसको देखा जाए, मतलब उसके ऊपर नजर रखी जाए कि ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं या वाकई में असल सही फैसला ले रहे हैं। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल था। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ गवर्नर्स रिगार्डिंग डिसीजन टू रिटर्न बिल टू स्टेट असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन एज हाईलाइटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया कि जो भी डिसीजन उनको लेना है वो एज सून एज पॉसिबल लेना है अगर किसी भी बिल के मसले में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है डिसीजन शुड बी मेड एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट हो गई जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो ये करेक्ट है। डिसीजन शुड बी मेड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, जो कि ये स्पेसिफिक टाइम फ्रेम वाली बात जो है गलत है, क्योंकि हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का मेंशन नहीं किया, और यही आर्टिकल 200 की एक कमी भी है। ठीक है, डिसीजन शुड बी मेड ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द जुडिशरी का जिक्र नहीं आया है, यहाँ पे कैबिनेट का जिक्र आया है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। ठीक है, डिसीजंस शुड बी मेड बेस्ड ऑन गवर्नर्स डिस्क्रिशन, कि गवर्नर के डिस्क्रिशन के ऊपर, यानी कि गवर्नर की अपनी सूझबूझ समझ के ऊपर, अपनी सोच नज़रिए के ऊपर उनको डिसीजंस लेने चाहिए। जबकि ये भी एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तो ऐसा कर रहे हैं, बट ऐसा हो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो लिखा है कैबिनेट की मंजूरी से या कैबिनेट के एडवाइस पर। ठीक है, उनको ये करना चाहिए, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। सो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज इज नॉट एसोसिएटेड विद आर्टिकल 200। अब देखो आर्टिकल 200 में 3 बातें थी। सबसे पहली चीज, कोई टाइम लिमिट नहीं थी, ठीक है। दूसरी चीज थी कि गवर्नर के पास में ये पावर थी कि वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेज दें, ठीक है, सॉरी, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेजें, ठीक है, किसी भी बिल को। तीसरी उनके पास पावर थी कि वो अपना एसेंट डिक्लाइन करके, यानी कि अपनी स्वीकृति डिक्लाइन करके जो है वो किसी भी बिल को निरस्त कर सकते थे, खारिज कर सकते थे। ये 3 है आर्टिकल 200 के पॉइंट्स, ठीक है। पहला देखते हैं, एब्सेंस ऑफ टाइम लिमिट फॉर एक्टिंग ऑन बिल्स, ये सही है था, हमें नॉट जो नहीं है पॉइंट वो ढूंढना है। स्कोप फॉर रिजर्विंग अ बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन अगेंस्ट द एक्सप्रेस एडवाइस ऑफ कैबिनेट, ये भी सही है। गवर्नर्स एबिलिटी टू किल अ बिल बाय डिक्लाइनिंग एसेंट, ये भी सही है। गवर्नर्स फंक्शनिंग ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट, ये है आर्टिकल 163 का पार्ट, ठीक है। ये देखो आर्टिकल 163 में ये मेंशन किया है कि एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट पे चलेंगे, तो ये आर्टिकल 200 का पार्ट नहीं है, राइट। तो ये हो गया इनकरेक्ट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which of the following statement is correct regarding the Supreme Court's reminder to governors on constitutionality of delaying decisions on bill? कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिमाइंडर दिया गया गवर्नर्स को कि आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप बिल को डिले करें, डिसीजन डिले करें, उसके बारे में कौन सी बातें सही हैं। सबसे पहली चीज, द सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड दैट कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज गवर्नर्स टू होल्ड ऑन टू बिल्स इनडेफिनेटली विदाउट कम्युनिकेटिंग देयर डिसीजंस, ये गलत है। उनने बोला डू नॉट हैव दिस पावर टू होल्ड ऑन अ बिल, ठीक है, तो ये पॉइंट गलत हो गया। दूसरा पॉइंट है, Supreme Court has stressed that the Constitution expects a decision to return a bill to State Assembly for reconsideration to be made as soon as possible. Supreme Court ने कहा कि Constitution उनसे ये उम्मीद करता है या ये चाहता है कि वो किसी भी बिल के ऊपर जो भी डिसीजन है वो स्टेट असेंबली को जल्द से जल्द, अगर उनका ये डिसीजन है कि रिकंसिडर किया जाए, तो उसको भी जल्द से जल्द वो वापस भेजे स्टेट असेंबली को, जो कि सही है पॉइंट, ठीक है। तो 2 तो करेक्ट है। द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज गवर्नर्स टू रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट। अब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नर्स को अलाउ करता है कि बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेजा जाए विदाउट एनी टाइम लिमिट। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, टाइम लिमिट मतलब है नहीं टाइम लिमिट, लेकिन उनको क्या करना चाहिए, उनको उसको टाइमली भेजना चाहिए, राइट। तो ये भी एक तरह से स्टेटमेंट गलत है, ओके। थर्ड है, द सुप्रीम कोर्ट has ruled that constitution prohibits governor from returning a bill to state assembly for reconsideration. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नर्स को ये अधिकार नहीं देता, वो इससे वंचित करता है कि वो स्टेट असेंबली को बिल दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेजें, जबकि ये बिल्कुल गलत है। उनको अधिकार है कि वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजें, बट जल्द से जल्द भेजें, ये उनसे उम्मीद की जाती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। यहाँ पे केवल 2 सही है, सो ओनली 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which idiom best describes the situation where governors delay convey their decision on assents to bills as discussed in editorial? कि जो गवर्नर्स का डिसीजन है कि हम इसके स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं, उस पर जो वो डिले कर रहे हैं, तो इसके ऊपर इसके लिए हम क्या एक इडियम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है एड फ्यूल टू फायर, यानी कि आग में घी डालना, यानी कि कोई मसला पहले से ही उत्तेजित था उसको और भड़का देना, तो ये तो नहीं वो कर रहे, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया।
दूसरा पॉइंट है अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, यानी कि 1000 शब्द आप कहें किसी को अपनी बात समझाने के लिए, बहसबाजी हो, जुबानबाजी हो, तो बेहतर है एक आपने पिक्चर क्लियर कर दी उनके सामने, एक क्लियर पिक्चर। आप बोल रहे हैं कि हमारे समाज की हकीकत है कि हमारे समाज में अभी भी गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हैं, कोई बंदा आपसे बहस कर रहा है, नहीं जी हमने इतना डेवलपमेंट कर दिया, अच्छे दिन आ गए, हमने ये कर दिया वो कर दिया, आपने सीधा ले जाके उनके सामने फोटो रख दी डेट एंड टाइम के साथ में कि देखो 2023 30 अप्रैल 2023 दोपहर 12 बजे ये हकीकत है हमारे समाज की, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, उसको आगे बहस करने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि कई मूर्ख होंगे जो तब भी बहस करेंगे, बट उस बंद कोई अगर समझदार व्यक्ति है वो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। होल्ड वंस हॉर्सेस, यानी कि अपने घोड़ों को कस के पकड़ के रखना, यानी कि अब मेरे हाथ में है फैसला, तो मैं उसको, मेरा मन करेगा मैं तब करूंगा, ठीक है। आपके पास हॉर्स है, ठीक है, आप उसको, आपकी मर्जी है तब तक आप पकड़ के रख सकते हैं, ठीक है, तब तक आप उसको बांध के रख सकते हैं। आपके पास डॉग है, पेट डॉग है, आपका मन करेगा आप तब तक उसको बांध के रखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अब पावर है, आप उसका जब तक चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक चाहे आप उसको रोक के रख सकते हैं ताकि अगला बंदा जो है वो परेशान हो, ठीक है। फोर्थ है द बॉल इज इन देयर कोर्ट, मतलब कि हमने अपना कार्य कर दिया, अब अगले की परेशानी है, उसने जो करना है करे, अब उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप सपोज करो कि कोई क्लैरिकल लेवल का व्यक्ति है, उसके पास एक फाइल आई, उसने अपना काम पूरा करके वो फाइल अपने सीनियर को भेज दी, ट्रांसफर कर दी, ठीक है। अब उसका काम खत्म, अब ये बॉल किसके कोर्ट में है, सीनियर के कोर्ट में है। अब वो इसके ऊपर कार्रवाई करके वापस भेजे, आगे बढ़ाए, क्या करे, उसके हाथ में, राइट। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो है वो है सी, होल्ड वंस हॉर्सेज, यानी कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी चीज को रोक के रखना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वॉट इज द टोन ऑफ पैसेज, अब देखो भाई आपको साफ साफ पता चल रहा है कि उन्होंने कितने कठोर शब्दों में गवर्नर्स की पावर की निंदा करी है। ये कहा है कि गवर्नर को बस एक दिखावे का हमने एप्रन पहनाया हुआ है, मैजिकल कोट पहनाया हुआ है, अदरवाइज उनके पास कोई पावर नहीं है। और जो ये आर्टिकल 163 और 200 के जो पॉइंट्स हैं इनको चेंज करने की जरूरत है, यानी कि उन्होंने बड़ा ही इसको क्रिटिसाइज करा है कि गवर्नर्स को अपने पावर्स नहीं दी, जो भी पावर्स उनके पास है वो कैबिनेट की सलाह से ही उसको एनवाइसेज कर सकते हैं, उनका पालन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्रिटिकल इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ पैसेज, पहला ऑप्शन है द इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कि पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो वो तो हम सबको पता है कि इंपॉर्टेंट है, बट उसके बारे में यहाँ पे ज़्यादा जिक्र नहीं करा गया। यहाँ पे द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, उसका भी ज़्यादा जिक्र नहीं करा गया कि सुप्रीम कोर्ट का क्या प्रभाव है इंडियन पॉलिटिक्स में, हालांकि हम सब जानते हैं कि उनका बहुत प्रभाव है। द इश्यूज एंड कॉन्ट्रोवर्सी सराउंडिंग द गवर्नर्स पावर इन रिलेशन टू असेंट टू बिल, ये सही है बिल्कुल कि जो भी इश्यूज या कॉन्ट्रोवर्सीज हो सकती हैं या होती हैं गवर्नर्स की पावर को लेकर किसी भी बिल के मंजूरी या उसको रोकने के बारे में, ठीक है, पहलू को ध्यान में रख के। द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इतिहास तो यहाँ पे नहीं बताया जा रहा बिल्कुल भी, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What type of powers do governors in India possess that give much scope for controversy? उनके पास कैसी पावर्स हैं? उनके पास यूनिक पावर्स हैं। यूनिक मतलब कि ऐसी पावर जो किसी और के पास नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है उनके पास कोई यूनिक पावर तो नहीं है, ठीक है। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी ऑलमोस्ट ऐसी ही पावर्स हैं। अनलिमिटेड पावर्स है, अनलिमिटेड पावर्स भी नहीं है, अनयूजुअल पावर्स है। अनयूजुअल पावर्स क्यों है? क्योंकि उनकी पावर्स, उनके पास पावर्स तो है बट उनको वो अपने तरीके से, अपनी मर्जी से, अपनी सूझबूझ से इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको कैबिनेट की मंजूरी चाहिए, ठीक है। ऑर्डिनरी पावर्स हैं, आम सी पावर्स है। आम तो बिल्कुल नहीं है तो खास, लेकिन अनयूजुअल है कि ऐसी पावर्स मतलब हैं भी नहीं भी एक बराबर। सो ऑप्शन सी अनयूजुअल इज करेक्ट। द गवर्नर्स पावर टू रिटर्न अ बिल फॉर रिकन्सिडरेशन इज कंसिडर्ड, उनकी जो पावर है किसी भी बिल को दोबारा रिकन्सिडरेशन के लिए भेजने के लिए, वो कैसी मानी जाती है? हमने पूरे पैसेज में एक वर्ड खास तौर पर पढ़ा है, डिस्क्रिशनरी।
डिस्क्रिशनरी मतलब उनकी मनमानी की, उनकी मनमर्जी की, उनकी अपनी सूझबूझ की, जो भी हम समझ सकते हैं, ठीक है, कि वो या तो वो अपनी समझदारी से उसके ऊपर अपनी पावर आजमा करे, लेकिन वो इंडिविजुअल पर्सन है, उनका जो भी डिसीजन होगा वो एक इंडिविजुअल का अपने जो भी उनकी वैचारिक धारणा है उससे प्रेरित भी हो सकता है, या फिर सामाजिक कल्याण के लिए प्रेरित भी हो सकता है, ठीक है। तो वो एक इंडिविजुअल का डिसीजन है, यानी कि उनका अपना मन माना डिसीजन है, ओके, ये माना जाता है। कंपल्सरी तो नहीं है, आर्बिट्ररी भी नहीं है। आर्बिट्ररी मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, आप अपने मतलब कोई भी रैंडम चॉइस आपने आज मेरा मन कर रहा है कि मैं सब चीज़ों को हाँ हाँ करूँगा, तो मैंने इसको भी हाँ कर दिया। आज मेरा मन कर रहा है मैं सारी चीज़ों को ना करूँगा, तो मैंने इसको भी ना कर दिया। उसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। सी डिस्क्रिशनरी, यानी कि आपके पास ये पता है कि मैं इस बात को ठीक नहीं मानता, इसलिए मैं इसको स्वीकृति नहीं दे रहा, या फिर ये मेरे समाज के लिए मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं होगा, ठीक है। तो वो हो गया सी डिस्क्रिशनरी, ओके। व्हाट इज एन एंटोनिम फॉर इमीडिएसी। अब इमीडिएसी मतलब जल्दबाजी, अर्जेंट, ठीक है, और इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, आराम से, डिलेड, ठीक है, पेंडिंग, ये उसके हो सकते हैं क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स, ठीक है। तो पहला है अर्जेंसी। अर्जेंसी इमीडिएसी का डायरेक्ट जो है रिलेशन में सिनोनिम है। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है कि किसी चीज़ के कितना करीब है, कितना, आप सपोज करो कि आपको बोला जा रहा है कि आपका फ़ोन जो है वो टीवी के पास में आप ना इस्तेमाल करें। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि पेट्रोल पंप पे आपको फ़ोन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो यू शुड नॉट यूज़ योर मोबाइल फ़ोन्स एट द प्रॉक्सिमिटी ऑफ एनी पेट्रोल पंप, यानी कि किसी भी पेट्रोल पंप के आजू बाजू में आपको अपने मोबाइल फ़ोन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस मतलब किसी यहाँ से किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। डिले, इमीडिएसी का ऑपोजिट हो गया डिले, ऑप्शन डी, डिले इज करेक्ट। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ विदहोल्ड। विदहोल्ड मतलब किसी चीज़ को रोकना, ठीक है। अब जो हमारे गवर्नर है वो क्या कर रहे थे, बिल को रोक के रख रहे थे। अब उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, किसी चीज़ की परमिशन दे देना, ठीक है, किसी चीज़ को स्वीकृति दे देना, मंजूरी दे देना। रिटेन मतलब वापस रोक के रखना। ग्रांट मतलब स्वीकृति दे देना, मंजूरी दे देना। रिजर्व मतलब रोक के रखना, बचा के रखना। सुप्रेस मतलब दबा के रखना, ठीक है, किसी को अपने काबू में करने की कोशिश करना। तो ऑप्शन बी, ग्रांट इज करेक्ट, ठीक है। India woke up at dash on Monday to watch the 95th Academy Awards. अब woke up यानी सुबह सुबह की बात कर रहे हैं कि सुबह सुबह इंडिया जब उठा मंडे को तो उसने क्या देखा, 95th Academy Awards देखे, जो कि हेल्ड एट डॉल्बी थिएटर्स, लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किए गए। एंड चीयर द टू विन्स, और हम बड़ी खुशी से जोश शोर से मनाने लगे, हमारी दो जो विक्ट्री है उसके बारे में हम बड़े खुश हुए, ठीक है। अब आपको पता है अकेडमी अवार्ड्स जो है यानी कि ऑस्कर अवार्ड्स, और इस साल हमारे जो दो खुशी के पल आए ऑस्कर अवार्ड्स से वो क्या है, नाटू नाटू सॉन्ग सबको याद है, ठीक है, हमने बहुत उसके बारे में चर्चा करी। दूसरा था हमारी जो एक इंडियन प्रोडक्शन हाउस की फिल्म थी डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम था द एलिफेंट विस्परर्स, वो जीती है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट की, ठीक है। डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्विस, Tamil documentary The Elephant Whisperers became the first ever Indian production to win Oscar for Best Documentary Short, ठीक है। डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्विस की जो मूवी थी द एलिफेंट विस्परर्स, वो इंडियन प्रोडक्शन हाउस की पहली मूवी बनी है जो ऑस्कर में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट का खिताब जीत कर आई है। दूसरा था, अब ये जो हमने दो विन्स की बात करी तो पहली विन बता दी, दूसरी विन थी डायरेक्टर एस राजामौली's तेलुगु फिल्म RRR became the first Indian feature production to win an Oscar when its, अब इनका क्या था, सॉन्ग था नाटू नाटू, वन फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, म्यूजिक कंपोजर MM कीरावनी एंड लिरिसिस्ट चंद्र बोस, ठीक है, इसके बारे में बता दिया गया। डैश दिस चीयर हाउएवर director Shaunak Sen's All That Breathes lost the best documentary feature to director Daniel Rohrs Navalny,
ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये सारी खुशी थोड़ी सी धूमिल भी हुई, थोड़े से हम इसमें परेशान भी हुए। क्यों? क्योंकि एक हमारे डायरेक्टर थे शौनक सेन, उनकी एक मूवी थी ऑल दैट ब्रीथ्स, वो हार गई बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर किसको? डायरेक्टर डेनियल रोहेल की नावाल्नी को। ठीक है, नावाल्नी मूवी का नाम है और डायरेक्टर है उसके डेनियल रोहेर्स। ठीक है, रोहेर। RRR's win is significant in context of India's last wins at Oscar in 2009. अब इंडिया आखिरी बार ऑस्कर्स में कब जीता था? 2009 में। और वो क्या था? उस टाइम ब्रिटिश प्रोडक्शन की फिल्म थी स्लमडॉग मिलियनेयर। ठीक है, इंडियन प्रोडक्शन की देखो पहली फिल्म जीती थी इस बार, तो ये कौन सी थी? ब्रिटिश प्रोडक्शन की फिल्म थी स्लमडॉग मिलियनेयर, जिसके बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए AR रहमान, जो कि म्यूजिक कंपोजर हैं, फॉर म्यूजिक कंपोजर AR रहमान एंड लिरिसिस्ट गुलजार, उनको किस गाने के लिए मिलता? जय हो। एंड रीसल पॉकेटी फॉर बेस्ट साउंड मिक्सिंग। ठीक है, और रीसल पॉकेटी थे, उनको बेस्ट साउंड मिक्सिंग का खिताब मिला था। वाइल दिस डैनी बॉयल फिल्म कैन बी डिस्क्राइब्ड एज वेस्टर्न वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। अब ये किसकी फिल्म थी? इसके डायरेक्टर थे डैनी बॉयल। ठीक है, अब ये जो फिल्म थी, ये ऐसा माना जाता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो इंडियन सिनेमा या इंडियन सॉन्ग्स का क्या मतलब समझती हैं, क्या इंटरप्रेट करती हैं। जब उनके दिमाग में अगर उनके सामने वर्ड बोला जाए इंडियन मूवी, तो वो क्या इमेजिन करते हैं अपने दिमाग में, ये उसका इंटरप्रिटेशन था। ठीक है, डांस एंड मेन स्ट्रीम मसाला। RRR is an Indian mainstream production that is dash about its dash action pieces and dance number. अब ये किस लिए चर्चा में हो गई है, ये किस लिए प्रख्यात हुई होगी? अपने जो एक्शन पीसेस और डांस नंबर्स हैं उनके लिए। The Natu Natu win can be viewed as the Academy's nod to cinema that captured the imagination of multicultural American society. यानी कि अगर नाटू नाटू ने ये अवार्ड जीता है तो हम ये मान सकते हैं कि अकेडमी अवार्ड्स ने अपनी स्वीकृति दे दी है, अपनी मंजूरी दे दी है, जो एक वहाँ का जो सिनेमा कल्चर है वो मल्टी कल्चरल अमेरिकन सोसाइटी को देखना चाहता है ना, जो उनकी इमेजिनेशन है कि मल्टी कल्चरल अमेरिकन सोसाइटी होनी चाहिए, उसको अकेडमी अवार्ड्स ने अपनी स्वीकृति दे दी है। ठीक है, अब चलते हैं। देखो, फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है कि हम सुबह उठे और हमने क्या देखा? 95th अकेडमी अवार्ड्स में अपनी जीत देखी। तो इंडिया वो कब उठे होंगे? सुबह के टाइम पे उठे होंगे। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश। आप अपना फोन देखो, खोलो, उसमें जब वेदर रिपोर्ट, वेदर वाला सेक्शन आता है ना, वेदर जहां पे बताया जाता है, उसमें लिखा होगा लेस चांस ऑफ प्रेसिपिटेशन। रेनफॉल नहीं कहते, ज्यादातर एप्स जो है उसको प्रेसिपिटेशन कहती हैं, यानी कि रेनफॉल, बारिश। इरोजन मतलब किसी चीज का बह जाना। ठीक है, इरोड हो जाना। डॉन होता है तड़के, सुबह तड़के का वक्त। ठीक है, सुबह सुबह। अपराइजिंग मतलब कोई चीज जो ऊपर उभर कर आ रही है, ऊपर उठ रही है। ठीक है, ऊपर उठ रही है, यानी कि कोई एक रिवोल्ट, किसी के अगेंस्ट में ऊपर रिवोल्ट किया जा रहा है या कुछ। ठीक है, उसको बोलते हैं अपराइजिंग। तो हम सुबह सुबह उठे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दूसरा ऑप्शन है कि हमने क्या देखा, जब हमारा the first Indian feature production to win an Oscar when its dash Natu Natu won. अब नाटू नाटू क्या था? कैची, बड़ा ही लुभाने वाला था। ठीक है, एकदम कैची था, सबका उसके ऊपर मन आ गया या सबको उसने अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। स्केरी, डरावना था। नाटू नाटू बिल्कुल डरावना नहीं था, बड़ा ही अट्रैक्टिव था, कैची था। प्रोडक्टिविटी, अब नाटू नाटू प्रोडक्टिविटी तो नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी वैसे भी क्या है, एक मतलब नाउन है, यहाँ पे हमें एडजेक्टिव चाहिए, नाटू नाटू की क्वालिटी बताने वाला कुछ चाहिए हमें। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। स्टिमुलाई क्या है? एक नाउन है जो कि कहता है कि आपको उत्तेजित करना या किसी चीज को एक्साइट करना। ठीक है, कुछ एक्साइट करना या फिर किसी चीज की शुरुआत कर देना, जैसे एक आक्रोश की शुरुआत कर देना। तो यहाँ पे जो कैची नाटू नाटू था, मतलब बड़ा ही आकर्षित करने वाला नाटू नाटू सॉन्ग था। ठीक है, उसको प्राइज मिला। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ब्लैंक है हमारा कि डैश दिस चीयर हाउएवर डायरेक्टर शौनक सेन। अब ये जो चीयर थी हमारी, वो क्या हुई, थोड़ी सी खराब हुई जब डायरेक्टर शौनक सेन जो है उनको नहीं मिला। अब
एमिड मतलब जब ये घटना हो रही थी उसी बीच, यानी कि जब नाटू नाटू और एलिफेंट विस्परर्स को प्राइज मिला उसी बीच जो हमारे दूसरे एक डायरेक्टर थे शौनक सेन, उनकी मूवी हार गई। ठीक है, तो एमिड मतलब उसी बीच, उसी दौरान। ऑफन मतलब अक्सर। ठीक है, अक्सर ये चीज़ हो जाती है या अक्सर ऐसा हो जाता है या लगातार आज दिन तक ऐसा होता आया है। फर्दर मोर मतलब कि आप कुछ इसके एडिशन में, कि हाँ ठीक है उनको अवार्ड मिला, इसके एडिशन में क्या हुआ कि वो हार गए। ठीक है, या फिर ऑल टुगेदर यानी कि एक साथ, कंप्लीटली, एंटायरली। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में इज करेक्ट। अब फोर्थ ब्लैंक कहता है इट इज द इंटरप्रेशन ऑफ इंडियन सिनेमा बाय वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, डांस एंड मेन स्ट्रीम मसाला RRR is an Indian mainstream production that is dash about its dash action pieces, जो किसके लिए प्रख्यात हुई? अपने एक्शन पीसेस के लिए। अब क्या है? सिस्टमैटिक मतलब एक किसी कार्य प्रणाली से, एक किसी सिस्टम से, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। ठीक है, प्रॉब्लमैटिक यानी कि कोई उस पर प्रॉब्लम आई, कुछ गड़बड़ हुई। ठीक है, डिफिकल्ट हुई। अनअपोलोजेटिक मतलब अनअशेम्ड। हम क्या थे जो ये नाटू नाटू मतलब RRR जो मूवी थी वो अनअशेम्ड रही अपने जो मेन उनका डांस वगैरह या मेन एक्शन वगैरह जो भी था उसके लिए अनअशेम्ड थी। मतलब वो ऐसा नहीं था कि जी हमने ज़रूरत से ज़्यादा या ओवर द टॉप नॉच हमने एक्शन दिखा दिया या हवा में ज़्यादा गुलाटियाँ मरवा दी हीरो से या विलन से, या फिर बुलेट्स हीरो को पार करके चले गए बट हीरो को कुछ नहीं हुआ। ऐसा उनने कोई मतलब ये नहीं, शर्मिंदगी नहीं कि हाँ जी हमने क्या दिखाया यार, नहीं, वो खुश थे, उनने अच्छा काम करा। ठीक है, वो अनअपोलोजेटिक थे। अनरियलिस्टिक मतलब नॉन रियल, यानी कि ऐसा हो नहीं सकता असल लाइफ में। तो जो RRR थी वो अनअपोलोजेटिक थी। ठीक है, और किस लिए अनअपोलोजेटिक थी? कि उनका जो अबाउट इट्स डैश एक्शन, कौन से एक्शन था उनका? अब एक्शन था, एक्शन एक वर्ब है, अब किस तरह का एक्शन था? ठीक है, यानी कि उसकी आगे उसकी क्वालिटी बतानी है। रिगर मतलब कठोर, बड़ा ही कठोर या रूड या स्ट्रिक्ट। ठीक है, स्पेक्टिकल मतलब दर्शनीय, तो एक्शन दर्शनीय होता है, हम लोगों को बड़ा पसंद आता है एक्शन, साउथ मूवीज का तो और भी ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, बोयेंसी मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, रेजिलियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। या कैप्रीस मतलब होता है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी। तो यहाँ पे जो ये एक्शन था वो स्पेक्टिकल था। ठीक है, वर्ब की आगे उनने क्वालिटी बता दी। ठीक है, पैराजंबल का क्वेश्चन है, द पॉलिटिशियन हु ट्रांसफॉर्म्ड सोसाइटी, द कॉर्पोरेट हॉन्चो हु ग्रू रिचर, द टेक जार्स हु चेंज द वे वी लिव। अब यानी कि वो पॉलिटिशियंस जिन्होंने समाज का कल्याण किया, समाज को सुधारा या चेंज करा। ठीक है, कॉर्पोरेट हॉन्चो मतलब कॉर्पोरेट हॉन्चो वो व्यक्ति होते हैं जो कि किसी भी एक कंपनी में टॉप पोजीशन पे या उस कंपनी को चलाने वाले मालिक या फिर ऐसी किसी पद पर होते हैं जिसके बिना वो कंपनी का कार्य अच्छे से नहीं चल सकता। ठीक है, वो मुख्य फैसले लेने वाले, सलाहकार, हर चीज़ वही करते हैं। टेक जार्स, अब यहाँ पे टेक जार्स बोला है, जार्स का असल मतलब होता है कि किसी भी फील्ड में कोई अगर महानतम व्यक्ति है जिसने बहुत कुछ अचीव करा है और जो बहुत उसका नॉलेज रखता है, तो टेक जार्स मतलब जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो व्यक्ति बहुत नॉलेज रखते हैं या बहुत कुछ अटेन कर चुके हैं, उनकी बात करिए। हु चेंज द वे, जिन्होंने हमारे जीने का तरीका चेंज कर दिया। द इनक्रेडिबल स्पोर्ट्स पर्सन हु इंस्पायर्ड द रेस्ट ऑफ अस, जो बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन रहे होंगे जिनने बड़ा कुछ अचीव किया होगा बड़ी मुश्किलों के बाद में, जिनने हमें इंस्पायर किया। द सोशल एक्टिविस्ट हु लेड द प्रोटेस्ट, कोई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने किसी प्रोटेस्ट की अगवानी करी होगी। तो अब ये स्टेटमेंट आगे इनकम्प्लीट है। ठीक है, और हमें ये भी पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है ओरिजिनल स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि द पॉलिटिशियन, जो किसी की बात की जा रही है कि वो पॉलिटिशियंस जिन्होंने समाज को सुधारा, अभी किसी टॉपिक के ऊपर बात की जा रही है, राइट? कुछ पहले हुआ है, उसके बाद में ये चीज़ आई है कि उसके एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, दिस इज नॉट द ईयर ऑफ
of hero or heroine, an annual ritual when a person of the year is named. ये ऐसा साल नहीं है, हीरो या हीरोइन वाला साल नहीं है, जबकि क्या होता है कि साल में एक बार जब एनुअल कोई रिचुअल यानी कि कुछ हर साल ऐसा ही होता है, एक रिचुअल टाइप बन गया है, जब अ पर्सन ऑफ ईयर इज नेम्ड, जब एक पर्सन ऑफ ईयर का नाम दिया जाता है. अब आपको पता है बड़े बड़े मीडिया हाउस ग्रुप्स जो है वो क्या करते हैं, पर्सन ऑफ ईयर का ऐसे अवार्ड निकालते हैं, राइट. तो वो ये कह रहे हैं कि ये अब वही टाइम आ गया है, ठीक है. नॉर इज दिस अ टाइम टू अनाउंस द टॉप पर्सनैलिटीज और इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज ऑफ 2020. ना ही ये भी सही टाइम है कि हम 2020 के लिए जो टॉप पर्सनैलिटीज रही या टॉप इन्फ्लुएंसर्स रहे या सेलिब्रिटीज रहे उनका नाम अनाउंस करें. अ कस्टमरी रेटिंग सर्कस, ये एक जो अब हमारा एक तरीके से रिचुअल बन गया है, ट्रेडिशन बन गया है कि हर साल ये किया जाता है, हर साल के अंत में ऐसा किया जाता है और समाज के ऊपर उसको थोप दिया जाता है. मीडिया हाउसेस ये करते हैं और बोल देते हैं कि जी इस साल का आपका पर्सन ऑफ द ईयर यही है, चाहे हम उस व्यक्ति को जानते भी ना हो, हमारे लिए उस व्यक्ति ने कुछ भी ना किया हो, बट उसको खिताब मिल गया पर्सन ऑफ द ईयर का, ठीक है, मैन ऑफ द ईयर का, हीरो ऑफ द ईयर का, ठीक है. Customary rating circus at the end of each year carried out by many media houses who thrust them on the public. अब देखो ये नॉर्थ से स्टार्ट हुआ स्टेटमेंट, यानी कि इसके आगे कुछ स्टेटमेंट होगा, तो यानी कि क्यों हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बन रहा है कि ये ऐसा साल नहीं है, हीरो हीरोइन का साल नहीं है, जबकि हम जो एनुअल रिचुअल है जब हम नेम करते हैं किसी को पर्सन ऑफ द ईयर, नॉर इज द टाइम टू अनाउंस, यानी कि ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया, ठीक है. थर्ड है द एक्टर्स हु मेस्मराइज द ऑडियंसेस नन डिजर्व कॉलेज. अब देखो उसके बाद हमें पता चला कि द पॉलिटिशियंस, अब किस किस की बात करेगी जी, ठीक है. अब एग्जाम्पल दिया गया कि पॉलिटिशियंस भी उसमें लिस्ट में है, कॉर्पोरेट हॉन्चो भी हैं, टेक्सजार भी हैं, इनक्रेडिबल, ये लोग नहीं शामिल होते, ठीक है, कि हमारे लिए ये लोग इंपॉर्टेंस नहीं रखते. थर्ड हो गया ये. और उसके बाद हो जाता है फोर्थ. आगे देखो ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट था. सोशल एक्टिविस्ट हु लेड द प्रोटेस्ट, या फिर द एक्टर हु मेस्मराइज द ऑडियंस, या कोई ऐसा एक्टर जिसने पूरी ऑडियंस को बड़ा ही अपने मेस्मराइज कर दिया, बड़ा ही ऐसा मोहित कर दिया अपने परफॉर्मेंस से. नन डिजर्व कॉलेज, कोई भी प्रशंसा, तारीफ, हमारी तालियां डिजर्व नहीं करते. नॉर आर दे एनी रियल सिग्निफिकेंस इन 2020, ना ही 2020 में ये लोग बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं, क्योंकि 2020 आपको पता है कोरोना टाइम था. उस टाइम पे हम लोग कितनी मारे मारे फिर रहे थे, हम लोगों के घरों में राशन था नहीं था, इन लोगों को थोड़ी परवाह पड़ रही थी, ठीक है. ये लोग अब अगर उस टाइम पे कोई ईयर मैन ऑफ द ईयर भी बन जाता, ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर भी बन जाता, हमारे वो किस काम का था किसी काम का. हमने क्या करना था उस चीज़ से, हमारे को तो उस टाइम ये चिंता थी कि हम 2 वक्त की रोटी भी कैसे खाएंगे, अगर कोई व्यक्ति बाहर निकला है तो घर पता नहीं कैसे लौट कर आएंगे वो, ठीक है, इतना भयानक कोरोना का हाल था. तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, नॉर आर दे एनी रियल सिग्निफिकेंस इन 2020 द ईयर मैनी आर कॉलिंग एनस हॉरिबिलस. एनस हॉरिबिलस उस साल को कहा जाता है जो कि एक डिजास्टर से भरा हुआ साल होता है, जैसे आगे डिफाइन भी किया गया है, द ईयर ऑफ डिजास्टर्स, ठीक है. तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेटमेंट. तो हमारे स्टेटमेंट बन रहे हैं QRPS. तो एक ही यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है Q से, ऑप्शन बी QRPS इज करेक्ट. जस्ट बिकॉज थिंग्स वर a certain way in past or held true for the generations before does not mean you are bound to continue them. सिर्फ इसलिए कि हमारे पूर्वज ऐसे करते थे, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि वो पहले से चली आ रही कुछ प्रथाएं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भी वो माननी चाहिए या हम भी मजबूर हो जाते हैं उनको मानने के लिए. ये मतलब नहीं होता है इसका, ठीक है. होता है ना घर पे कई चीज़ें होती हैं, मम्मी बोलते हैं कि ऐसे नहीं करते, ऐसे कर लो, सूरज की तरफ पैर नहीं करते, या फिर बहुत सारी XYZ चीज़ें होती हैं कि वाइफ हस्बैंड के राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी साइड खड़े नहीं होते. अगर हम उनसे लॉजिक पूछेंगे कि इसका लॉजिक क्या है, पता नहीं, बट नहीं होते, ऐसे ही है, हमारे बुजुर्ग बोलते थे तो ऐसे ही है. तो लॉजिक किसी के पास नहीं है, बट क्योंकि वो चलती आ रही है तो हमें भी वो फॉलो करनी पड़ती है, हमारे लिए भी वो बाउंडेशन बन जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए. इट्स
insidious how patterns and belief systems get so deeply ingrained into our subconscious mind that we don't recognize them as something that doesn't need to be further passed down by us. अब देखो ऐसा होता है, झाड़ू से पैर नहीं लगाते या झाड़ू के ऊपर से नहीं निकलते, ठीक है, हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे सनातन धर्म में ये चीज़ें बोली जाती हैं. लेकिन अब हम जब हमारे को बोली जाती है तो हम बोलते थे क्या यार मम्मी आप भी ऐसी बातें करते हो, क्या यार मम्मी आप भी अनपढ़ों जैसी बातें करते हो, हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है. लेकिन अब जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हम मैच्योर हो रहे हैं, हमारे आगे बच्चे होंगे तो हम उनको भी यही चीज़ें बोलेंगे, झाड़ू से पैर नहीं लगाते बेटा, झाड़ू के ऊपर से नहीं निकलते बेटा, हम भी यही चीज़ बोलेंगे. क्यों? क्योंकि ये एक तरीका है जो आगे से आगे जनरेशन में उसके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया जाता है, ठीक है. जिसके वजह से क्या होता है कि हम जब खुद उस टाइम पे गुजर रहे थे तब हम उसे गलत मानते थे, बट जब हमारी बारी आएगी तब हम भी वही चीजें कर रहे होंगे, राइट. तो हमें ये, हम कॉन्शियसली नहीं करते, जानबूझ के हम सोच समझ के नहीं करते कि हम ऐसा बोलेंगे, वो ऑल ऑफ अ सडन हमारे मुंह से निकल जाता है कि किसी ने झाड़ू से हल्का सा पैर लगा दिया, झाड़ू से पैर नहीं लगाते. हमने सोचा थोड़ी कि ये ऐसा करेगा और मैं ऐसा बोलूंगा, बट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फीड हो चुकी है, बार बार एक जगह पे हैमरिंग करके वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुकी है. अब हम बिना ये सोचे समझे कि हम क्या कर रहे हैं वही हम करते जा रहे हैं आगे, ठीक है, पास ऑन करते जा रहे हैं. वी आर all reflections of our environment and experiences, and the most influencing factors are family values, DNA and attributes that we inherit. हम सब क्या है, हम हमारे environment का, हमारे experience का, हमारे समाज का एक reflection है, एक आईना है, ठीक है. हमारे घर में जो व्यवहार होता है हम वही बाहर जाके प्रेजेंट करेंगे, राइट. अगर हमारे घर में हर व्यक्ति चिड़चिड़ा रहता है तो मेरे से भी कोई फ्रेंड मेरा हंस के बात करेगा, मैं उससे चिड़चिड़े वे में बात करूंगी, ठीक है. तो वो क्या है, वो मेरी एनवायरनमेंट का, मेरे पर्सनल जो फैमिली वैल्यूज है, जो मेरे डीएनए में चीज़ें हैं, ठीक है, डेटा है, जो मेरे एट्रीब्यूट्स यानी कि जो मैंने अपनी फैमिली से इनहेरिट करी हैं चीज़ें पैदा होने के बाद में या फिर ओवर द इयर्स उनके साथ रहने के बाद में, वो चीज़ इनहेरिटेड है, उसको अब चेंज नहीं, वो मैंने कहीं और से जाके नहीं लिया, मैं उस अपने आप से नहीं मैंने उसमें कुछ कोशिश करी कि मैं ये एट्रीब्यूट अपने अंदर ये वैल्यू अपने अंदर डालूंगी, ठीक है. वो सबकॉन्शियसली अपने आप माइंड अपना कैच करता गया. It is strange how we resent what happens to us while we are growing up, yet in turn do the same to our kids. अब होता है कई बार हम अपने जब बड़े हो रहे थे तब हम कुछ चीज़ों को ऐसे सोचते थे कि यार मम्मी पापा हमारी बात नहीं समझते, यार मम्मी पापा बोलने भी नहीं देते, यार हम भी तो कुछ समझते ही हैं, कुछ तो जानते ही हैं. अब क्या है, हम बड़े हो चुके हैं, आगे हमारे बच्चे हैं, अब वो हमें बोलते हैं, हम बोलते तुम्हें नहीं पता, तुम चुप हो जाओ, तुम अपना मुंह बंद रखो, बड़ों की बात में नहीं बोलते. हम भी सेम वही चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है. वही चीज़ें जिसके लिए हम पहले अपने बचपन में सोचते थे कि मैं जब बड़ा होऊंगा मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करूंगा, मैं जब बड़ा होऊंगा ये मेरे पेरेंट्स मेरे साथ गलत कर रहे हैं, ये मैं अपने बच्चों के साथ नहीं करूँगा. बट नोइंगली और अननोइंगली, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली अब हम अपने बच्चों के साथ वही चीज़ें सेम रिपीट कर रहे हैं. जैसे हम सोचते थे कि हमारे बच्चे होंगे तो हम उनको कभी नहीं बोलेंगे कि बूढ़ा बाबा आ जाएगा तुम्हें पकड़ के ले जाएगा, बट मैं अपनी डॉटर को रेगुलरली डराने के लिए ये चीज़ें बोलती हूँ, बूढ़ा बाबा आ जाएगा, मान जाओ बूढ़ा बाबा आ जाएगा नहीं तो पकड़ के ले जाएगा, ठीक है. वो मैं करती हूँ बिकॉज और कोई मेरे को ऑप्शन दिखता नहीं है, राइट. तो वही चीज़ है, अननोइंगली हम वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं जिनके लिए हम रिजेंट करते थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है या हम क्या फेस कर रहे हैं. ओके. अब वी आर ऑल द रिफ्लेक्शंस ऑफ आवर एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस, ये हमारी ओपनिंग लाइन हो जाएगी कि हम अपने समाज का, अपने एनवायरनमेंट का एक रिफ्लेक्शन है, और हमारे पास जो आज हमारा व्यक्तित्व है वो हमारी फैमिली वैल्यूज़, हमारे डीएनए और जो हमने फैमिली से अपने कुछ चीज़ें इनहेरिट करी हैं, एट्रीब्यूट्स, कुछ वैल्यूज़ इनहेरिट करी हैं, उन्हीं का नतीजा है, ठीक है. दूसरा इसमें आ जाएगा कि हम देखो कितना स्ट्रेंज चीज़ है कि हम जो चीज़ अपने बचपन में सोचते थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, आज अपने बच्चों के साथ हम वही चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है. 2 ये हो गया. अब 3rd हो जाता है स्टेटमेंट कि जो ये कितना ही एक पैटर्न ऑफ बिलीफ सिस्टम्स है जो हमारे डीपली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है, ठीक है. तो हम अननोइंगली भी चीज़ें करते जाते हैं, ठीक है.
ये हो गया थर्ड। और क्योंकि कोई चीज़ इतनी सदियों से चली आ रही है या इसी तरीके से होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी मजबूर हो जाते हैं या बाउंड हो जाते हैं उसको करने के लिए, यानी कि हमारे ऊपर है, हमें वो चेन ब्रेक करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे दादाजी ने ऐसे किया, उनके आगे बेटे ने ऐसा किया, आगे मेरा भाई ऐसा करेगा, उसके बच्चे फिर सेम ऐसा करेंगे, कंटिन्यूएशन। तो ये चेन कहीं ना कहीं अगर हम ब्रेक करेंगे तो आगे की चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही वो समझाना चाह रहे हैं कि आपको चेन ब्रेक करने की ज़रूरत है। 1RSQP, आर से 2 स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहे हैं तो बी और डी को तो आप हटा दो। RSQP ऑप्शन ए इज करेक्ट। फर्स्टली सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, ग्रीफ इजंट मेंटल इलनेस। अब देखो हम कोरोना टाइम पे या उससे पहले भी, खास तौर पे जब दीपिका पादुकोण वाला मामला सामने आया था उनके डिप्रेशन से जूझने का, उसके बाद से डिप्रेशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारा अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाने लग पड़े। मतलब पहले भी चलाए जाते होंगे लेकिन फोकस में नहीं आते थे। अब दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन केस होने के बाद में वो चीज़ें फोकस में आने लगी। ठीक है, 2020 में जब लॉकडाउन था, कोरोना था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग फ्रस्ट्रेट थे, डिस्टर्ब थे, ठीक है, दुखी थे, परेशान थे, लेकिन कुछ लोग मेंटली भी डिस्टर्ब हो रहे थे, मेंटल ब्रेकडाउन की तरफ पहुंच रहे थे। ठीक है, तो वो पहली लाइन ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि सैडनेस, अगर आप उदास हैं, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, अगर आप दुखी हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई मेंटल इलनेस है, उसका मतलब ये कि आप एक इमोशनल चेंज से गुजर रहे हैं। ठीक है, वो आपके इमोशंस का कुछ झोल है, कुछ गड़बड़ है आपके इमोशंस की, बट ये मतलब नहीं है कि आप मेंटली इल हैं। पोस्ट द लॉकडाउन, मेंटल वेलनेस हैज बिकम अ फोकल टॉक पॉइंट एंड इट्स हार्टनिंग टू हैव पीपल कम आउट इन लार्ज नंबर्स टू एड्रेस दीज इश्यूज। अब बोल रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद में क्या हुआ कि लॉकडाउन के बाद में बहुत सारे लोग जो है मेंटल वेलनेस के बारे में बात कर रहे हैं, वोकल हो रहे हैं। ठीक है, अपना मतलब ओपिनियन अपना आगे रख रहे हैं, और ये बड़ा ही एक प्रेरित करने वाला एक तरीका है, प्रेरित करने वाला एक पॉइंट है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में अब इस इशू के ऊपर बात करने को तैयार हैं। ठीक है, वी आर सराउंडेड बाय दोज हु टॉक इंसिस्टेंटली अबाउट how they chant for positivity, count their blessings and practice gratitude for positivity। अब आपको पता है हमारे आसपास में बहुत सारे लोग होते हैं कि हम दुखी हैं, कोई बात नहीं, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। कई बार ऐसा होता है कि वो इतना पॉजिटिव बोलते हैं ना, हमें गुस्सा आता है। फिर जब वो दुखी होते हैं तो हम उनको टॉन्ट करने से, या फिर हम उस टाइम बोलना चाहते हैं अब कहाँ गई पॉजिटिविटी तुम्हारी, अब क्या होगा तुम्हारी पॉजिटिविटी को। ठीक है, तो हमारे आसपास पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव, कि हम उसके लिए मंत्रोच्चारण करते हैं, आप डीप ब्रीदिंग किया करो, आप इसके लिए भगवान को धन्यवाद किया करो कि जो अच्छी चीज़ें आपके पास है उनके लिए धन्यवाद किया करो, अपने आप को पॉजिटिव लोगों से घेरा रखो, अरोमा थेरेपी करो, फैंग शुई, बहुत सारी चीज़ें वो आपको एक मेडिसिन के तौर पे बताते रहते हैं। ठीक है, और खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, along with host of other methods to infuse positivity in their life। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं और भी बहुत सारे तरीके अपनाते रहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में वो पॉजिटिविटी लाते रहें या लेकर आ सकें। There are those of us who seek positivity and those of us who are sickened by the constant be positive mantra थ्रोन एट अस ऑन रेगुलर बेसिस। अब हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो तो पॉजिटिविटी के लिए उम्मीद करते हैं कि यार मुझे कहीं से पॉजिटिविटी मिल जाए, मैं मेडिटेशन कर लूँ इससे हो जाएगा, नहीं यार मैं संन्यास ले लूँ, यार मैं कहीं किसी सेंटर में जाया हूँ वहाँ पे मिल जाएगा, मैं एक काम करता हूँ मैं किसी हिल स्टेशन में अकेला जाया तो मेरे को थोड़ा मज़ा आ जाएगा, मतलब थोड़ी शांति मिल जाएगी, थोड़ी पॉजिटिविटी हो जाएगी, चेंज ऑफ मूड हो जाएगा। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं वो उनके ऊपर बार बार बी पॉजिटिव, कोई ना कोई उनका फ्रेंड बोलता था बी पॉजिटिव, उनको इतनी इरिटेशन हो जाती है ना इस वर्ड से भी, बी पॉजिटिव मत बोलना, बस मैं अपने आप खुद हैंडल कर लूँगी, बट ये चीज़ मत बोलना, क्योंकि उनके ऊपर बार बार लोग ये चीज़ बोलते रहते हैं कि अच्छा हो जाएगा, आप फिक्र मत करो, आप चेंज हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, जबकि उस व्यक्ति को उस टाइम कुछ रास्ता नहीं दिख रहा होता। तो ऐसे दो तरीके के लोग होते हैं, जो एक तो पॉजिटिविटी चाहते हैं, दूसरे वो जो इससे परेशान हो चुके होते हैं, इतना बी पॉजिटिव सुन के परेशान हो चुके। तो ये एक ओपनिंग स्टेटमेंट होगी, हमें पता चल गया कि यहाँ पे पॉजिटिविटी की चर्चा होने वाली है, हमारी मेंटल हेल्थ की चर्चा होने वाली है। ठीक है,
इसके बाद आ जाता है कि हम हमेशा ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो पॉजिटिविटी के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है। ये हो गया सेकंड। अब क्या हुआ, थर्ड स्टेटमेंट हो जाता है कि लॉकडाउन के बाद में मेंटल वेलनेस के बारे में बहुत सारे लोग बात करने लगे और जो कि बड़ा ही इनकरेजिंग था, अच्छा था, ठीक है। थर्ड हो गया कि ये समझना ज़रूरी है कि सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन और ग्रीफ ये कोई भी मेंटल इलनेस नहीं है, ये इमोशनल वीकनेसेस हैं, ठीक है। फोर्थ ये हो गया। तो SRQP, SRQP, एस से 2 ही है तो बी और डी नहीं, एस से 3 है, बी को हटा दो। SRPQ हमारा है SRQP, तो ये तो हट गया, ए को एलिमिनेट कर दो। SRQP ऑप्शन सी करेक्ट है। इन माई ओपिनियन याकूब मेनन वॉज फाइनली पुट आउट ऑफ मिजरी। मेरे नज़रिए से याकूब मेनन को उसकी जो भी मिजरी थी, मिजरी यानी कि उसके जो भी बुरा पल था, बुरा समय चल रहा था, उससे उसको छुटकारा मिल गया। जो भी उसके साथ बुरा हो रहा था उससे छुटकारा मिल गया। हमें पता है याकूब मेनन को फांसी दी गई थी, ठीक है। तो ये राइटर कह रहे हैं कि मेरे नज़रिए से याकूब मेनन को फांसी देना मतलब कि उसको उसके सारे दुख तकलीफ से आज़ादी मिल जाना, ठीक है। His hope and life both extinguished, उसकी होप भी खत्म होगी और उसकी जिंदगी भी खत्म होगी। When he was hanged to death, कब? जब उसको जेल, नागपुर जेल में मौत की सजा दी गई, हैंग किया गया इन अर्ली आवर्स टुडे, यानी कि उस टाइम की बात है जब याकूब मेनन को फांसी दी गई थी, ठीक है। कि अर्ली आवर्स, आज सुबह के तड़के के टाइम में जब उनको फांसी दी गई उसको, तब वो क्या हुआ कि उसकी मौत भी, मतलब उसकी ज़िंदगी भी छूट गई और उसकी कोई भी उम्मीद अगर बची होगी तो वो भी छूट गई। याकूब मे हैव प्रेफर्ड डेथ टू बीइंग इन इनकार्सरेशन इन जेल फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। बोलते हैं कि याकूब अगर जिंदा होता तो वो भी अपनी मौत ही चाह रहा होता, बजाय कि जेल में अनिश्चित काल तक बंद रहने के लिए, इतने लंबे समय तक बंद रहने के लिए, ठीक है। उसके बजाय वो चाह रहा होता कि यार मुझे मौत ही दे दो। होता है ना कई बार कोई व्यक्ति होता है इससे अच्छा तो मेरे को मौत ही आ जाए, ठीक है। मतलब वो परेशानी उसको मौत से भी ज़्यादा मुश्किल लगती है, ठीक है। तो वो चाहता है कि इससे अच्छा अगर मौत शायद इससे आसान होगी, ठीक है। वैसा ही याकूब सोच रहा होगा। The torture of uncertainty till virtuality the last hour, यानी कि देखो हम सब लोग जो है, हमें नहीं पता कि हम कब मरने वाले हैं, ठीक है। तो हमें नहीं पता जबकि हम कब मरने वाले हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी जो है बड़े आराम से, बड़े निश्चित तौर पे जीते हैं। कई लोग होते हैं फॉर्च्यून टेलर्स के पास जाते हैं, राइट, कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे क्या है भाग्य, बताओ, ठीक है। अगर कोई फॉर्च्यून टेलर आपको बता दे कि 2 दिन बाद 12 बजे दोपहर के आपकी मौत इस तरीके से होने वाली है, आप पूरे वो 2 दिन जो है ना टेंशन में निकालोगे। पूरे 2 दिन आप सोचते रहोगे यार मैं 2 दिन बाद मरने वाला हूँ, मैं 2 दिन बाद मरने वाला हूँ, ठीक है। आप उस टाइम अगर कोई अच्छी चीज़ भी होगी ना, कि आपका सपोज करो SSC का रिजल्ट आ गया, आपने क्लियर कर लिया, ठीक है, आप SSC ऑफिसर, क्या फ़ायदा, मैं 2 दिन बाद तो मरने वाला हूँ, आप उस खुशी को एंजॉय नहीं करोगे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे है कि उस व्यक्ति को पता था कि मेरी डेथ है, लिखी हुई है, तो कि वो अपनी मौत का हर दिन गिन गिन के मौत का इंतज़ार, कि आज मेरी मौत के लिए और एक दिन कम हो गया, मतलब मैं और करीब हो गया मौत के। वो एक टॉर्चर टाइप झेल रहा था, ठीक है, जब तक कि उसका लास्ट वर्चुअलिटी, मतलब जो एकदम रियल लास्ट आवर था, तब तक ना पहुंच जाए, तब तक उसके वो हर दिन एक मौत जी रहा था, ठीक है, एक मौत मर रहा था। ऑफ लाइफ और डेथ, डेप्थ और डिस्पेयर एंड लास्ट डेज ऑफ होप अगेंस्ट होप एंड अनबियरेबल टेंशन was probably more on his immediate family than याकूब himself। यानी कि हर दिन जो ये मर मर के जीना, तड़प तड़प के जीना, हर दिन अपने मौत को और करीब आते देखना, हर दिन अपनी एक और उम्मीद कि आज हो सकता है मेरे को कोई माफ़ी मिल जाए, हो सकता है मेरे को कहीं से कुछ अच्छी खबर मिल जाए, बट एंड ऑफ द डे नहीं होगा, मेरे को पता है मैंने क्या किया है, या फिर नहीं हो सकता ये चीज़, ठीक है। तो हर दिन वो मर मर के जीना उसकी फैमिली से ज़्यादा याकूब के ऊपर भारी पड़ रहा होगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि याकूब मेनन के ऊपर ये सारी बात है। तो फर्स्ट तो हमारा ये हो गया P, ठीक है, कि याकूब मेनन अपनी मिजरी से छूट गया। सेकंड हो गया हमारा Q, कि उसकी सारी होप, उसकी उम्मीदें सारी और उसका शरीर सब छूट गया। थर्ड है कि टॉर्चर जो वो झेल रहा था, ठीक है, S। फोर्थ है कि अगर वो जीवित होता तो वो भी अपनी मौत ही चाह रहा होता, ठीक है, फोर्थ। तो 1 2 PQSR, PQSR,
पी से दो है, ए और सी को हटा दो, पी क्यू, इसमें पी एस आर है, ये भी हटा दो, पी क्यू एस आर, ऑप्शन डी इज करेक्ट. Gods, bewitching apsaras of celestial beauty, and rakshasas and demons passed down to them orally from time immemorial. यानी कि भगवान के बारे में, सुंदर स्वर्ग से उतरी अप्सराओं के बारे में, ठीक है, जो बड़ी चालाक होती हैं, उनकी खूबसूरती हमें छल लेती है, ठीक है. राक्षस और दानव, ये सारी जो चीज़ें हैं उनको ओरली टाइम के साथ में पास की जाती हैं, ठीक है. ओरली आगे से आगे, जनरेशन टू जनरेशन आगे पास की जाती है. व्हेन आई वॉज अ बॉय ऑफ अबाउट 8 आई यूज टू गो एंड अटेंड हरि कथास ड्यूरिंग वेरियस फेस्टिवल. अब ये एक इनिशियल स्टेटमेंट होगी कि एक किसी व्यक्ति की बात की जा रही है, वो अपने बचपन की कहानी बता रहे हैं कि जब मैं छोटा 8 साल का लड़का था तब मैं हरि कथा सुनने जाता था, जो अलग अलग फेस्टिवल्स के दौरान हमारे छोटे से गांव गोरूर, जो कि कहाँ है, रूरल कर्नाटका में है, और वहीं मैं पला बड़ा, वहाँ पे होती थी, ठीक है. वेयर इंटिनरेंट हरिदासास, इंटिनरेंट मतलब इधर उधर घूमने वाले, ठीक है, इधर उधर घूम घूम के गुजारा करने वाले. हरिदासास मतलब भगवान के भक्त, ठीक है, जैसे सन्यासी भक्त जो होते हैं भगवान के, वो जिनके हाथ में सिंबल्स इन हैंड होता था. सिंबल्स क्या है, किसी तरीके का सिंबल्स एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो उनके हाथों में होता था, और अपने फीट को वो टैप करते रहते थे, क्योंकि उसमें ना घुंघरू वाली, बजने वाली पायलें टाइप या घुंघरू होते थे, जिससे क्या है, म्यूजिक की आवाज आती थी. वुड सिंग and recount tales from our Puranas and epics and hold the village audience in thrall. ठीक है, यानी कि वो हमें हमारे पुराणों से, हमारे लोक कथाओं से, हमारे भगवानों की बातों से हमें कथाएं सुनाते थे, ठीक है, जिससे क्या होता था कि सारे गांव के जो लोकल ऑडियंस थे वो क्या होते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे, ठीक है, वो बड़ा उसको अच्छा समझते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे. ओके. It was also lured by wandering. I was also lured by wandering life of these singers. मैं उनकी जो इधर उधर घूम के जिंदगी जीने वाली, इन सिंगर्स की जो इधर उधर घूम के जिंदगी विचर करने वाली जो जीवन था ना, मैं उससे भी बड़ा प्रभावित हो रहा था, मैं उससे भी बड़ा उनकी तरफ आकर्षित हो रहा था. Who led an austere mendicant's life, जो कि बिल्कुल एक साधु सन्यासी की, बिल्कुल घोर साधु सन्यासी वाली लाइफ जीते थे, मांग कर खाने वाली लाइफ जीते थे, ठीक है. Who went from village to village singing stories of saints and mythic kings. यानी कि वो एक गांव से दूसरे गांव संतों की, पौराणिक और काल्पनिक राजाओं की कहानियां सुनाते घूमते रहते थे, ठीक है. Many a time I was tempted to jump on bandwagon of हरिदासास. मेरे को कई बार ऐसे मन होता था कि मैं उनकी गाड़ी के ऊपर, गाड़ी में कूद जाऊं और उनके साथ ही चल जाऊं. कैप्टिवेटेड बाय द मिस्टिक चार्म ऑफ दोज हीरोइक स्टोरीज ऑफ योर मतलब पौराणिक, ठीक है, बड़े पुराने समय की. तो जो मैं क्यों करता था, क्योंकि मैं उनकी जो कहानियां होती थी कि हमारे राजा इतने बहादुर होते थे, है ना, हमारे भगवान इतने बहादुर होते थे, ठीक है, वो उन सब कहानियों से मैं बड़ा मंत्रमुग्ध हो चुका था. मैं उनकी तरफ इतना आकर्षित होता था कि ऐसा लगता था कि उनने मेरे ऊपर वशीकरण कर लिया, उन कहानियों ने मेरे ऊपर वश कर लिया है, ठीक है. आई ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ हरि कथा एक्सपोनेंट माई सेल्फ. मैं खुद भी एक हरि कथा सुनाने वाला व्यक्ति बनना चाहता था, ठीक है. ये उनकी कहानी है पूरी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें पता चल गया, व्हेन आई वाज अ बॉय, ठीक है, ये हमने बता दिया. अब क्या हुआ, सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा कि वो बॉय था, वो उनकी कहानी सुन के बड़ा उनसे बड़ा प्रभावित था. उसके बाद मैंने कई बार ऐसा सोचा कि मैं उनकी गाड़ी में जाके चढ़ जाता हूँ. ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि मैं उनके मिस्टिक चार्म, उनकी कहानियों के हीरोज थे, उनसे बड़ा प्रभावित था और मैं खुद भी हरि कथा एक्सपोनेंट बनना चाहता था, ठीक है. ये हो गया सेकंड. उसके बाद थर्ड हो गया, मैं और किस चीज़ से प्रभावित था, कि इनकी जो लाइफ थी मैं उससे भी प्रभावित था, ठीक है. ये थर्ड हो गया. अब क्या था, किंग्स एंड, अब ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है कि किस किस की कहानियां वो सुनाते थे. मिथिक किंग्स एंड गॉड्स, bewitching apsaras of celestial beauty and rakshasas and demons and passed down to them orally from time immemorial. ओके, यानी कि पी हो गया हमारा फोर्थ स्टेटमेंट. तो QSRP, QSRP, ऑप्शन बी इज करेक्ट.
द टीचर्स अनाउंसमेंट टू कंडक्ट अ स्नैप टेस्ट came as a bolt from the blue to many students. अब हमें बताना है कि इस वो जो इडियम या फ्रेज है इसका कुछ और हम अगर ऑल्टरनेट यहाँ पे लगना चाहें तो अब टीचर ने सरप्राइज टेस्ट ले लिया, ठीक है, आपको पता नहीं था, तो आपके लिए क्या होगा, सरप्राइज होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है, इमेजिनरी यानी कि ये आपके मन का वहम था, तो वहम तो नहीं है भाई, टीचर ने सरप्राइज टेस्ट ले लिया है, वहम नहीं है, अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू, आउट ऑफ अ ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू या अनएक्सपेक्टेड. फॉरबिडन, फॉरबिडन मतलब कि आपको उसका कुछ है ही नहीं, बोध ही नहीं है, आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है, फॉरबिडन है, ठीक है. हेवनली मतलब हाँ बड़ा स्वर्ग का नज़ारा आ गया, टीचर ने सरप्राइज टेस्ट ले लिया. ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता, कोई टॉपर बच्चा भी होगा वो भी शॉक्ड हो जाएगा एक बारी के लिए, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड टू मेनी स्टूडेंट्स. He and his friend are sailing in the same boat. अब sailing in the same boat का मतलब क्या होता है कि एक ही परेशानी से जूझ रहे हैं, एक ही बोट के नाविक हैं, एक ही परेशानी से जूझ रहे हैं. Sailing together in the same boat कि वो एक ही नाव में चल रहे हैं, या फिर शेयरिंग फाइनेंशियल एंड सोशल कंडीशंस की उनकी फाइनेंशियल या सोशल कंडीशन एक जैसी है, या फिर बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन कि उनकी एक ही परेशानी है, एक ही डिफिकल्ट सिचुएशन में वो है. ऑप्शन बी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी इज करेक्ट. टू बी सक्सेसफुल इन टुडेज वर्ल्ड वी रिक्वायर द गिफ्ट ऑफ गैब. गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब होता है कि आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं, कि आपके पास एक कला है, वाच कला है कि आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, या फिर आपके अंदर वाच कला है कि आप जो भी बोलते हैं लोग उससे आपकी तरफ मतलब आप अपना परसुएशन जो है लोगों के ऊपर हावी कर देते हैं, ठीक है. तो आज के दौर में कामयाब होने के लिए आपके पास जुबान की कला होना तो बहुत ज़रूरी है, राइट. मीठा मीठा बोलना आना चाहिए, मक्खन लगा के बोलना आना चाहिए, एबिलिटी टू स्पीक वेल, ठीक है, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, डिवाइन हेल्प एंड गाइडेंस, फियर्स कॉम्पिटिटिव स्पिरिट. तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारी गिफ्ट ऑफ गैब को एकदम जस्टिफाई करता है, यानी कि वाच कला होनी चाहिए. मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज. ज़्यादातर लोग जो है आजकल स्वाइन फ्लू से डरे हुए रहते हैं. वो सही बात है, इसमें कोई भी एरर नहीं है. सो ऑप्शन डी नो एरर. आफ्टर राइजिंग द फ्लैग, अब देखो दो वर्ड होते हैं, रेज या राइज, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, ऊपर उठाना, उत्थान करना, ऊपर की तरफ धकेलना या ऊपर की तरफ जाना, ठीक है. राइज मतलब आप खुद ब खुद अपने आप राइज कर रहे हैं. रेज मतलब आप किसी चीज को, किसी व्यक्ति को आगे आप रेज कर रहे हैं, ठीक है. जैसे हमारे पेरेंट्स हमें रेज करते हैं, आई वॉज बींग रेज्ड एट माई पेरेंट्स हाउस, ठीक है, टिल द एज ऑफ 14 या टिल द एज ऑफ 18, ठीक है. मैं मतलब मेरे घर पे मेरा पालन पोषण किया गया 18 साल की उम्र तक. I rise from the localities of a slum. मतलब मैं एक स्लम की झुग्गी झोपड़ी के इलाके से उठकर बाहर आया हूँ, उभर कर निकल कर आया हूँ, ठीक है. तो ये माइनर सा डिफरेंट है. तो यहाँ पे किसी फ्लैग को राइज नहीं किया जाता, किसी फ्लैग को रेज किया जाता है. सो रेजिंग इज द करेक्ट वर्ड. To inaugurate the sports meet, the chairman gave a long speech. कि रेज फ्लैग झंडा लहराने के बाद में उन्होंने क्या किया, स्पोर्ट्स मीट को इनॉग्रेट करते हुए बहुत लंबी चौड़ी स्पीच दी, ठीक है. तो यहाँ पे ए में एरर है. नेक्स्ट देखते हैं. ओके, तो ये हो गया हमारा सेशन का एंड. अब इसकी पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आर्टिकल का आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे. टेलीग्राम चैनल अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है. 1 लाख प्लस हमारे पास सब्सक्राइबर हो चुके हैं ऑलरेडी. ओके, तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं. इसके अलावा प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ऐप है. तो आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. आप सभी की वजह से हम 12,000 की एक कम्युनिटी बन चुके हैं. थैंक यू सो मच. और अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.